नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जठलाना, जिला यमुनानगर। कक्षा 9 की भूगोल की पुस्तक है समकालीन भारत, भाग 1। अध्याय 3 है इसका, और अध्याय का नाम है अपवाह, ड्रेनेज। तो इसी अध्याय का भाग 1 आज आपके सामने है। भाग 1 में हम जिस प्रश्न पर विचार करेंगे वो है अपवाह या ड्रेनेज। तो इससे पहले क्या आपने ड्रेन शब्द सुना है? दो चित्र आज आपके सामने हैं और दोनों चित्रों में पानी बहता दिखाया गया है। एक नाली है जिसमें से पानी बह रहा है, ड्रेन इसको कहते हैं। साइंस में या किसी न किसी तरह से आपने इस शब्द को सुना होगा। तो ड्रेन है क्या शब्द? वास्तव में ड्रेन से ही ड्रेनेज बना है, जिसको हम हिंदी में अपवाह कहते हैं। तो क्या है ड्रेन? ड्रेन का मतलब होता है नाली या निकास या पानी का बहना। तो जिसमें से, चाहे वो नाली में से बह रहा है पानी या फिर उसका पानी का निकलना हो रहा है, उसको हम कहते हैं ड्रेन हो रहा है, पानी बह रहा है। प्रश्न पैदा होता है कि पानी कैसे बहता है? पानी को कौन बहाकर ले जाता है? नदी बहाकर ले जाती है या नाला बहाकर ले जाता है? वास्तव में जो नदी है वही पानी को बहाकर ले जाती है। और पानी बहकर कहाँ जाता है? नदी जिस पानी को बहाकर ले जाती है वो वास्तव में उस पानी को कहाँ लेकर जाती है? इन प्रश्नों के ऊपर आज का ये पाठ आधारित है। अपवाह को समझने से पहले या ड्रेनेज को समझने से पहले 4 शब्दों का अर्थ जान लेना जरूरी है। जब तक आप इन 4 शब्दों को नहीं जानेंगे, इनका अर्थ नहीं जानेंगे, तब तक ये अध्याय आपकी समझ में नहीं आएगा। और ये 4 शब्द हैं नदी तंत्र, अपवाह, अपवाह द्रोणी और जल विभाजक। चारों के चारों शब्द आपके लिए नए हैं, इसलिए इन शब्दों को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। नदी तंत्र या रिवर सिस्टम किसे कहते हैं? क्या है नदी तंत्र? मुख्य नदी और इसकी सहायक नदियों के जाल को नदी तंत्र कहते हैं। दोबारा फिर मैं आपको दोहरा रहा हूं, मुख्य नदी और इसकी सहायक नदियों के जाल को नदी तंत्र कहते हैं। जैसे आगे आपको चित्र में दिखाया गया है, अगर आप चित्र देख रहे हैं और साथ में कर्सर भी देख रहे हैं तो ये दिखाया गया है आपको, ये मुख्य नदी जो है वो गंगा है। ये आप देख रहे हैं, ये मुख्य नदी है, डार्क ग्रीन आपको दिखाई गई है और ये बह रही है। तो इसमें आप देख रहे हैं बहुत सी नदियां इसमें आकर मिल रही हैं। ये यमुना है जो हरियाणा के बॉर्डर से होकर बहती है, दिल्ली के पास से होकर बहती है और अंत में जाकर गंगा में ही मिल जाती है। इसी प्रकार यमुना में बहुत सारी नदियां मिल रही हैं, कोई चंबल है, सिंध है, दसन है, केन है, टोंस है, सोन है। इसी प्रकार अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर से भी बहुत सारी नदियां बहकर आ रही हैं। रामगंगा है, गोमती है, घग्गर है, राप्ती है, ये गंडक है और इसी प्रकार कोसी है। ये वास्तव में सारी की सारी नदियां आकर गंगा नदी में जाकर मिल जाती हैं। इस प्रकार इन नदियों ने मिलकर एक जाल सा बनाया हुआ है और इसी को हम कहते हैं नदी तंत्र। तो क्या है नदी तंत्र? मुख्य नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं जो वास्तव में जाकर मुख्य नदी में मिल जाती हैं, उनके द्वारा जो जाल बनाया जाता है उसे नदी तंत्र कहते हैं। अगला शब्द है अपवाह। क्या है? व्हाट इज ड्रेनेज? तो अपवाह क्या है? जब आप नदी तंत्र को समझ गए हैं तो अपवाह को समझना और ज्यादा आसान हो जाएगा। किसी क्षेत्र के नदी तंत्र को अपवाह कहते हैं, या सरल शब्दों में हम कह सकते हैं किसी क्षेत्र का जल कैसे बहकर जाता है उसे अपवाह कहते हैं। किसी क्षेत्र का जल कैसे बहकर जाता है उसे अपवाह कहते हैं। और उस क्षेत्र का जो जल है
वो नदी बहाकर ले जाती है। उसमें एक मुख्य नदी होती है और बाकी उसकी सहायक नदियां होती हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र के नदी तंत्र को अपवाह कहते हैं। आगे आपको चित्र में दिखाया गया है, आपने देखा होगा कि किसी क्षेत्र में अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी जलधाराएं आकर एक स्थान पर मिल जाती हैं और एक मुख्य नदी का निर्माण करती है और अंत में यह मुख्य नदी किसी समुद्र या महासागर में जाकर मिल जाती है। इसे ही अपवाह कहते हैं। तो किसी क्षेत्र से जो भी जलधाराएं हैं जो पानी को बहाकर लेके जाती हैं और मुख्य नदी में जाकर उसको डाल देती हैं और फिर मुख्य नदी बाद में उस सारे के सारे पानी को समुद्र में बहाकर ले जाती है, तो उसको हम अपवाह या फिर ड्रेनेज कहते हैं। आपने चित्र में देख रहे होंगे, तो ये एक क्षेत्र है जिसको हमने पीले डॉट से बनाया हुआ है। इतना बड़ा क्षेत्र है, तो इतने बड़े क्षेत्र में जब पानी बरसता है, ऊपर से दिखाया हुआ है पानी बरस रहा है, तो पानी से उसमें बहुत सारी जलधाराएं बनी हुई है। ध्यान से अगर आप देखें, कर्सर की सहायता से, माउस की सहायता से आपको दिखा रहे हैं कि जब ऊपर से पानी बरसता है तो जलधाराओं के रूप में बहना शुरू करता है। पहले छोटी छोटी जलधाराएं होती हैं, जलधाराएं आके फिर एक बड़े नाले में मिल जाती हैं और जो बड़ा नाला है फिर वो एक सहायक नदी में जाकर मिल जाता है और सहायक नदी आके जो है वो एक बड़ी नदी जिसको हम मुख्य नदी कहते हैं उसमें जाकर मिल जाते हैं। तो ये एक इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने बड़े क्षेत्र का जो जल है वो निकास हो रहा है, जल निकल रहा है, जल ड्रेन हो रहा है। तो इस सारे के सारे क्षेत्र में अगर आप देखें, पानी बहकर जो है मुख्य नदी में जा रहा है और मुख्य नदी का जो पानी है वो वास्तव में अंत में जाकर समुद्र में जाकर मिल रहा है। तो इसे हम जब एक क्षेत्र का जो जल तंत्र है, एक क्षेत्र का जो नदी तंत्र है जो उसके पानी को बहाकर लाता है, उसको हम अपवाह कहते हैं। एक और शब्द है अपवाह द्रोणी या ड्रेनेज बेसिन किसे कहते हैं, अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित किया जाता है उस क्षेत्र को अपवाह द्रोणी या ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित किया जाता है या जिस क्षेत्र का जल की निकासी की जाती है उस क्षेत्र को कहना है, उस क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। जैसे दोबारा फिर, तो ये सारा का सारा, क्योंकि यहाँ से इसको हम जो पानी को बहाकर जा रहा है उसको हम अपवाह कहते हैं और इतने बड़े क्षेत्र को जहां से ये पानी बहकर समुद्र में जा रहा है उस क्षेत्र को हम अपवाह द्रोणी या ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। इसके अलावा ये भी चित्र दिखाया गया है कि ये इतना बड़ा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा क्षेत्र जहां से पानी जो पहले छोटी छोटी धाराओं में बहकर जा रहा है और एक मुख्य नदी में जाकर मिल रहा है और मुख्य नदी बाद में ओशन या समुद्र में जाकर मिल रही है, तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं अपवाह द्रोणी कहते हैं। आगे है जल विभाजक, वाटर डिवाइड किसे कहते हैं, ये भी जान लेना जरूरी है कि जल विभाजक है क्या चीज। जब कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे कोई पर्वत या कोई ऊंची भूमि दो अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग कर देती है, तो उस प्रकार की ऊंची भूमि को जल विभाजक कहते हैं। एक बार हम दोबारा फिर दोहरा लेते हैं कि जब कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे कोई पर्वत या कोई ऊंची भूमि दो अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग कर देती है, तो इस प्रकार की ऊंची भूमि को जल विभाजक, वाटर डिवाइड कहते हैं। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ दो अपवाह द्रोणी बनी हुई है, इनके बीच में आप ये देख रहे हैं कि ऊंची भूमि है या पर्वत है, इधर वाला पानी इधर वाले अपवाह क्षेत्र अपवाह द्रोणी में बह रहा है और इधर वाला जो पानी है वो इस अपवाह द्रोणी में बह रहा है। आप देख रहे हैं छोटी छोटी जलधाराएं हैं, आके एक मुख्य नदी में मिल जाती हैं और मुख्य नदी बाद में जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। तो इनके बीच में दो अपवाह द्रोणियों के बीच में जो ऊंचा भूमि आ जाती है या फिर वो पर्वत भी हो सकता है और कोई भूमि भी हो सकती है, उसको हम जल विभाजक कहते हैं कि वो इधर वाला पानी इधर नहीं आने देता, उधर वाला पानी उधर से इधर नहीं आने देता है। उदाहरण के लिए भारत में सिंधु और गंगा नदी तंत्र का जल विभाजक अंबाला है। तो सिंधु नदी का जो पानी है वो अंबाले क्रॉस करके इधर नहीं आता है और गंगा का जो पानी है
वो अंबाला क्रॉस करके उधर नहीं जाता है। तो अंबाला जो है वो एक ऊंची भूमि है जो दोनों नदियों के या जो दोनों अपवाह द्रोणी के पानी को इधर उधर नहीं जाने देती है। भारत में अपवाह तंत्र, अब भारत का अपवाह तंत्र जान लेना जरूरी है कि कैसे यहाँ पर नदियां जो है मुख्य नदी पानी को बहाकर ले जाती है। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण यहाँ की भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारत की नदियों को दो भागों में बांटा जा सकता है और वो दो भागों कौन कौन से हैं? हिमालय की नदियां हैं और प्रायद्वीपीय नदियां हैं। इन दो भागों पर हम दो भागों के आधार पर भारत की नदियों को बांट सकते हैं। एक हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, एक प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो इस भाग में आज हम सिर्फ हिमालय की जो नदियां हैं उनका वर्णन करेंगे। हिमालय की नदियां, हिमालय की ज्यादातर नदियां बारहमासी पेरेनियल इनको कहते हैं, बारहमासी होती है, अर्थात इनमें सारा साल पानी बहता है। बारहमासी का मतलब है 12 के 12 महीने पानी बहता है, इसलिए इनको बारहमासी कहते हैं। इसका कारण यह है कि इन नदियों को वर्षा के अलावा ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाली बर्फ से भी जल मिलता है। जब बरसात होती है तो ये बरसात के पानी से बहकर चलती है और जब बरसात नहीं होती है तो पहाड़ों पर बर्फ पिघलती है और बर्फ पिघलने से जो पानी होता है उस पानी से ये नदियां बहकर चलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन नदियों में 12 के 12 महीने पानी रहता है, इसलिए इनको बारहमासी कहते हैं। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं सिंधु है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो तीन मुख्य नदियां हैं, क्योंकि बाकी उसकी सहायक नदियां हैं और सहायक नदियां वे नदियां होती हैं जो बाद में जाके मुख्य नदी में मिल जाती हैं। तो तीन मुख्य नदियां हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गोर्जों का निर्माण किया है कि जब पहाड़ से ऊपर पानी आता है तो पानी उसको काट देता है पहाड़ को। तो आप देख रहे हैं ये जो पहाड़ कटा हुआ है और बीच में से पानी बह रहा है, इसको हम गोर्ज कहते हैं। तो गोर्जों का इन्होंने निर्माण किया हुआ है। ये नदियां एक लंबा रास्ता तय करके अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। ये नदियां अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया, जिसको हम कहते हैं मिट्टी का कटाव, करती हैं और अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू लेकर आती हैं। मटमैला पानी होता है जो लेकर आती है, जिसमें मिट्टी और बहुत सारे तत्व घुले होते हैं। तो सबसे पहले जिस नदी तंत्र पर हम विचार करेंगे वो है सिंधु नदी तंत्र, द इंडस रिवर सिस्टम। इंग्लिश में इसको इंडस कहते हैं और हिंदी में इसको सिंधु कहते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। आपको ये दिखाया गया है, ये भारत का नक्शा है, आप ऊपर वाला देख रहे हैं उत्तरी भाग, और ये नेपाल है, जो नेपाल है, और इसके पास ही ये मानसरोवर झील है जहां से वो सिंधु नदी निकलती है। और इसके ऊपर कैलाश, माउंट कैलाश है, कैलाश पर्वत है। इसके नीचे यहाँ से इनका जो बर्फ बहती है वो एक झील में इकट्ठी होती है, पानी, मानसरोवर झील जिसको हम कहते हैं, वहां से ये सिंधु नदी निकलती है। आपने याद कर लेना है कि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है जहां से उसकी उत्पत्ति होती है वो है तिब्बत में मानसरोवर झील। दोबारा फिर आपको भारत के मानचित्र में दिखाया गया है कि कहां से सिंधु नदी निकलती है। ये आप देख रहे हैं उत्तराखंड है और ये नेपाल है। नेपाल के पास ही जिसको आप गोलदारा लगा हुआ है वो मानसरोवर झील है और यहीं से ये नदी निकलती है। ये आप माउस की सहायता से देख रहे हैं, ये सिंधु नदी है जो फिर भारत में सबसे पहले भारत में प्रवेश करती है लद्दाख में, और भारत से निकलकर उसके बाद ये ज्यादातर इसका जो भाग है वो पाकिस्तान में बहता है। तो ये हैं और ये बाकी इसकी सहायक नदियां हैं, इनका वर्णन हम आगे करेंगे कि कौन कौन सी है। तो पहला, तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है, पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा इस नदी में आकर मिलती हैं। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं जो बाद में इसमें आकर मिलती हैं। जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा इसकी सहायक नदियां हैं जो बाद में आकर इसी में मिल जाती हैं। दोबारा फिर चित्र देखिए आप, इस मानचित्र में आप देख रहे हैं ये सिंधु नदी है मुख्य, और यहाँ पर आकर अगर आप देख रहे हैं लद्दाख में ये प्रवेश करती है
तो ये जो लाल वाली आप लाइन देख रहे हैं ये जास्कर नदी है जो सिंधु में मिल जाती है। इसी प्रकार ये नुब्रा है, ये नुब्रा यहाँ से निकलती है और ये जाके श्योक में मिल जाती है। लाल वाली जो नदी है वो श्योक है और श्योक नदी फिर बाद में जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है वो भी जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। ध्यान से आपने इस मानचित्र को देखना है, तभी ये पूरी तरह से आपको स्पष्ट हो पाएगा। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसी प्रकार गुंजा भी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। यह नदी बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। पूरा का पूरा पहले पहाड़ों में बहती है और बाद में अटक में पर्वतीय क्षेत्र से, पहाड़ी क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम नदियां आपस में मिलकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। पंजाब से जो 5 नदियां निकलती हैं बाद में वो भी सिंधु नदी में मिल जाती है और वो जहां पर जाके मिलती हैं वो है पाकिस्तान में मिठानकोट। आगे आपको दोबारा मानचित्र में दिखाया गया है। आप कर्सर की सहायता से देख रहे हैं सिंधु नदी भी वहीं से निकलती है जहां से सतलुज नदी भी वहीं से निकलती है जहां से सिंधु नदी निकलती है। लाल वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ये सिंधु नदी है। पहले हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर पंजाब में प्रवेश करती है और पंजाब में प्रवेश करने के बाद फिर जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। इसी प्रकार ब्यास अगर आप देख रहे हैं ये सतलुज के ऊपर है, तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और यहीं से निकलते हुए पंजाब में प्रवेश करती है और सतलुज नदी में मिल जाती है। इसी प्रकार दूसरी एक और नदी है रावी। रावी भी यहीं से हिमाचल प्रदेश से निकलती है और हिमाचल प्रदेश से पंजाब में प्रवेश करती है और बाद में पंजाब से निकलकर द्वारा फिर ये सतलुज में जाकर मिल जाती है। इसी प्रकार उसके ऊपर अगर आप देख रहे हैं वो भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, चेनाब है ये, चेनाब भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश से निकलकर थोड़ा सा पंजाब को टच करते हुए और ये भी जाकर वहीं पर सतलुज नदी में मिल जाती है। रावी आप यह देख रहे हैं, रावी चेनाब वाली आपने देखी, ये नीचे रावी देखी। और इसके बाद अगर आप देख रहे हैं दूसरी वो है झेलम। झेलम नदी भी ये जम्मू कश्मीर से निकलती है और बाकी पंजाब के बॉर्डर को टच करती हुई चलती है और बाद में ये चेनाब में जाकर मिल जाती है। चेनाब रावी में जाकर मिल जाती है और रावी जो है वो सतलुज में जाकर मिल जाती है और सतलुज जो है आके वो सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है पाकिस्तान में मिठानकोट के पास। तो आप इन नदियों को ध्यान से देखें और ताकि जब आपके मानचित्र में आए तो आप इस चीज को कर सकें। अंत में यह नदी कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी का 1/3 भाग भारत में है। अगर हम इसके 3 भाग करें तो 1 भारत में है और 2 भाग जो हैं वो पाकिस्तान में है तथा बाकी हिस्सा पाकिस्तान में है। इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। अंडरलाइन कीजिए कि कितनी लंबी ये नदी है सिंधु नदी। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और यह नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। दोबारा फिर आपको चित्र दिखाया गया है। भारत में इसका सिर्फ 1/3 भाग है, 3 में से 1 भाग भारत में है, बाकी ये नदी पूरी की पूरी पाकिस्तान में बहती है। दूसरा हमारे पास आता है गंगा नदी तंत्र, द गंगा रिवर सिस्टम। अब इसको भी जान लेना जरूरी है। गंगा नदी को शुरू में गंगा नहीं कहते हैं, शुरू में इसका नाम गंगा नहीं होता है, बल्कि इसकी 2 मुख्य धाराएं हैं। एक धारा को भागीरथी कहते हैं और दूसरी धारा को अलकनंदा कहते हैं। तो आपने याद रखना है शुरू में जब गंगा की उत्पत्ति होती है वो 2 मुख्य धाराओं से होती है। एक को भागीरथी कहते हैं और एक को अलकनंदा कहते हैं। दोनों बाद में फिर मिलती हैं और फिर गंगा का निर्माण होता है। तो एक जो धारा है भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती, जो इसकी मुख्य धारा है भागीरथी एक जगह है गंगोत्री हिमानी से निकलती है। ये आप देख रहे हैं चित्र, गंगोत्री हिमानी जहां से गंगा की मुख्य धारा भागीरथी निकलती है। इसे गौमुख भी कहते हैं। इसकी जो आकृति है वो वास्तव में गौ के मुख जैसी है। यहाँ से इसकी भागीरथी की उत्पत्ति होती है जो गंगा की मुख्य धारा है। दोबारा फिर आप मानचित्र में देखिए, ये उत्तराखंड है
और उत्तराखंड से ये जो निकल आप देख रहे हैं माउस के साथ साथ, ये गंगा नदी है जो बहकर चलती है। बाद में दूसरी सहायक नदियां भी इसमें आकर मिल जाती हैं, वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। उत्तराखंड के देवप्रयाग में अंडरलाइन कीजिए, कहां पर गंगा, कहां पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी अलकनंदा में आकर मिल जाती है और गंगा बन जाती है। तो वो देवप्रयाग नामक जगह है जहां पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। और इस संगम के बाद अलकनंदा आप देख रहे हैं, उधर से अलकनंदा बहकर आ रही है और इधर से भागीरथी जो गंगा की मुख्य धारा है, अलकनंदा भी गंगा की मुख्य धारा है। तो देवप्रयाग नामक स्थान पर इनका संगम होता है और उसके बाद ये गंगा का रूप धारण कर लेती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां गंगा में आकर मिलती हैं, जैसे यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। इसके अलावा भी बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन ये 2-3 सहायक नदियां हैं जो आपने याद रखनी है। मानचित्र में देख लेते हैं कि कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। ये गंगा है और इससे इधर आप देख रहे हैं जो यमुना, जो उत्तराखंड से ही निकलती है और ये हरियाणा को टच करते हुए और साथ में दिल्ली को भी छूते हुए निकलती है और इलाहाबाद में जाकर, इलाहाबाद जिसको आजकल हम प्रयागराज कहते हैं, गंगा में जाकर मिल जाती है। इसी प्रकार ये जो है ये नेपाल से निकलती है, घग्गर है, ये भी बाद में जाकर गंगा में मिल जाती है। इसी प्रकार एक और दूसरी नदी है गंडक, ये भी गंडक जो नदी है वो भी नेपाल से निकलती है और बाद में गंगा में आकर मिल जाती है। इसी प्रकार एक और नदी है कोसी, कोसी भी नेपाल से निकलती है और बाद में आकर गंगा में जाकर मिल जाती हैं। तो ये इस प्रकार ये इसकी सहायक नदियां हैं, मुख्य नदी है गंगा। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। अंडरलाइन कीजिए कहां से निकलती है यमुना नदी, यमुनोत्री हिमानी, हिमानी मतलब बर्फ की नदी से निकलती है। और इलाहाबाद, जिसको आजकल हम प्रयागराज, इसका नाम बदल दिया गया है इलाहाबाद का, प्रयागराज इसको कहने लग गए हैं, प्रयागराज में गंगा में जाकर मिल जाती है। तो दोबारा आप चित्र देख रहे हैं, ये यमुना नदी है और यमुना नदी जो है वो इलाहाबाद, जिसको आजकल हम प्रयागराज कहते हैं, वो जाके गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी नदियां नेपाल हिमालय से निकलती हैं। तो ये नदियां भी आप देख चुके हैं, घाघरा है, घग्गर जिसको हम कहते हैं, गंडक है, कोसी है, ये तीनों नदियां भी बाद में गंगा में जाकर मिल जाती है। इस प्रकार अनेक सहायक नदियों के जल से भरकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। एक फरक्का बांध है जहां तक ये बहती हैं। यहाँ यह डेल्टा बनाती हुई 2 भागों में बट जाती है। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। तो यहाँ जहां पर आप माउस के द्वारा देख रहे हैं, यहाँ पर फरक्का बांध बनाया हुआ है जहां पर गंगा का पानी रोका जाता है और यहाँ पर ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है। इधर जो इसकी एक धारा है जो पश्चिम बंगाल की तरफ मुड़ जाती है, वो हुगली बन जाती है और एक जो धारा है वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो फरक्का बांध पर जो है इनको रोका जाता है। दोबारा फिर हम कर लेते हैं, यहाँ यह डेल्टा बनाती हुई 2 भागों में बढ़ जाती है। पहली धारा हुगली नदी बन जाती है जो दक्षिण की तरफ बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो दोबारा फिर देखिए माउस के द्वारा, ये फरक्का बांध है जो पश्चिम बंगाल में बना हुआ है और यहाँ से ये गंगा जो नदी है 2 धाराओं में बहने लग जाती है। इसकी एक धारा हुगली बन जाती है जो पश्चिम बंगाल में से बहते हुए अंत में इसमें बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। दूसरी धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में पद्मा के नाम से प्रवेश करती है। वही गंगा जिसको हम भारत में गंगा कहते हैं, जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है पद्मा का नाम धारण कर लेती है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है और इसका नाम मेघना बन जाता है। दोबारा फिर मानचित्र को देखिए, जो गंगा का एक धारा है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा बन जाती है। ऊपर से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आती है, इसमें आके मिल जाती है पद्मा में और इसका दोबारा फिर नाम बदल जाता है, मेघना नाम बन जाता है और मेघना अंत में बांग्लादेश को पार करते हुए ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर खत्म हो जाती है।
अंत में गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह नदी बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। ये भी अंडरलाइन करने वाली बात है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर। तीसरी हमारे पास मुख्य नदी है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब इसके बारे में भी जानना जरूरी है कि क्या है ये नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है। दोबारा फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है। यहाँ इसे ब्रह्मपुत्र नहीं कहते हैं बल्कि तसांगपो के नाम से जाना जाता है। अब ब्रह्मपुत्र नाम इसका कहाँ पड़ता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो जहां से ब्रह्मपुत्र निकलती है वहां पर उसको ब्रह्मपुत्र नहीं कहते हैं, मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है, लेकिन यहाँ पर इसका नाम तसांगपो होता है। मानचित्र दोबारा फिर देखते हैं, ये मानसरोवर झील है और मानसरोवर झील के जो पूर्व है, पूर्व इधर ही होगा, तो पूर्व से ये नदी निकलती है और इसको तसांगपो कहते हैं। हिमालय पर्वत के समांतर समांतर ये बहती है, जिस प्रकार से आप दिखाया हुआ है ये हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत के समांतर बहती है और इसका नाम तब तसांगपो होता है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा पर्वत शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है यू अक्षर का मोड़ बनाते हुए, तो यहाँ पर इसका नाम दिहांग हो जाता है। दोबारा फिर मानचित्र देखते हैं, तो ये मानचित्र में आप देख रहे हैं तसांगपो है और यहाँ ये यू आकार का मोड़ लेती है और सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यहाँ पर इसका नाम पड़ जाता है दिहांग। अभी इसका ब्रह्मपुत्र नाम नहीं पड़ा है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। अनेक सहायक नदियां इसमें आकर मिलती हैं और जब यह असम में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र कहलाती है। जैसे ही ये असम में प्रवेश करती है इसका नाम बदलकर दिहांग से ब्रह्मपुत्र बन जाता है। दोबारा फिर मानचित्र से हम के सहायता से देखेंगे, जितना मानचित्र आप देखेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। जैसे ही यह नदी असम में प्रवेश करती है और सहायक नदियों का पानी इसमें मिलता है तो ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है और ब्रह्मपुत्र बाद में फिर वही जो नदी है वो आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है, समझ रहे होंगे किनारे तोड़कर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम और बांग्लादेश में बहुत ज्यादा हानि पहुंचाती है। जब भी बरसात का मौसम होता है तो आप आमतौर पर समाचार पत्रों में या रेडियो टेलीविजन पर ये खबरें सुनते हैं कि असम में भारी बाढ़ आई हुई है। तो वास्तव में उस बाढ़ का जो सबसे बड़ा कारण है वो ब्रह्मपुत्र है, क्योंकि हर साल वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारे तोड़कर बहने लगती है और बाढ़ के रूप में असम में भी और बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा तबाही मचाती है। जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना बन जाता है। तो जमुना उसके बाद जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नहीं रहती है, जमुना बन जाता है। अंत में यह गंगा नदी में मिलकर मेघना बन जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। तो दोबारा फिर मानचित्र अगर आप देख रहे हैं, जब तक असम में बहती है तो ब्रह्मपुत्र रहती है। जैसे ही बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, अगर आप ये देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ये बांग्लादेश है, जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना पड़ जाता है और बाद में जब ये गंगा में मिलती है तो इसका नाम मेघना पड़ जाता है और बाद में ये जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। धन्यवाद, नमस्कार।